डिस्कशन में मुझे लगता है आज मैंने दिया था अल्टरनेटिंग करंट। तो अल्टरनेटिंग करंट एसी में मुझे लगता है क्या दिया था रे बाबा, एसी में एक्सरसाइज 1 दिया था। हाँ यस। एसी में एक्सरसाइज 1 दिया था। एसी 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 ये रही, कहाँ है, हाँ दिस इज एसी एक्सरसाइज 1। कहाँ ये रही, हाँ बोलो कोई डाउट। एक्सरसाइज 1 क्या, एक्सरसाइज एस है यहाँ पे तो। वही एस दे। हाँ तो बोलो, एनी डाउट। अरे बढ़िया बढ़िया सवाल है भाई। क्वेश्चन 1 ही बता दो कैसे किया किसी ने। सर उसी में डाउट है। अच्छा उसी में डाउट है। क्या बोलता है कि बाबा डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ इज गिवन एज 3 × 10⁻⁶ वोल्ट पर मीटर, इट इज गिवन। फिर कहता है कि पैरेलल प्लेट एयर कैपेसिटर हैज एरिया 20 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि एरिया इज गिवन एज 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर प्लेट सेपरेशन यानी कि D इज गिवन एज √2 mm। Find the maximum RMS voltage of AC source which can be safely connected to the capacitor, यानी कि RMS वोल्टेज पूछा हुआ है जो कि कैपेसिटर के साथ में हम सेफली कनेक्ट कर पाए। तो आप बताओ यार अब क्या करें, मतलब इतनी तो गिवन इन्फॉर्मेशन थी। मान लीजिए कि सोर्स की जो पीक वोल्टेज है वो है V0, तो RMS वोल्टेज कितना हो जाएगा V0/√2। इसका मतलब ये हमें आंसर में बताना है। दिस इज गिवन इन दी आंसर। तो जरा आप बताओ अब क्या करें। डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ से क्या समझ में आता है, व्हाट इज डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ? वोल्टेज पर मीटर। हाँ एक मीटर में कितना वोल्टेज? हाँ तो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ का ये तो मतलब ये तो बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड है, लेकिन डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ का कुछ मतलब समझा था ना हमने, क्या समझा था बोलो। वो डाइपोल को तोड़ने के लिए कितना हाँ या डाइपोल से अच्छा कि डाइपोल को अपना इलेक्ट्रिक जो फील्ड कैपेसिटर है लगाने ना, के बाद कैपेसिटर में एक मैक्सिमम लिमिट तक हम इलेक्ट्रिक फील्ड लगा सकते हैं, उसके बाद में वो सही तरीके से काम करना बंद कर देगा, है ना। और तो वो मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड जो कि ये झेल सकता है दैट इज 3 × 10⁻⁶ वोल्ट पर मीटर एंड दैट इज डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। इसका मतलब मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड जो हम इस कैपेसिटर के बीच में लगा सकते हैं वो मैंने इसको E0 से रिप्रेजेंट कर दिया। इससे ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लगाएंगे। अच्छा जी, क्या इस प्लेट के बीच का सेपरेशन पता है हमें? बिल्कुल पता है, ये मैंने कह दिया D है। वो कितना है √2 mm है। चलो बहुत ही बढ़िया। अब आगे की बात करते हैं। तो मैं कहता हूं कि बाबा इनके बीच का सेपरेशन है D एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इसके बीच में लगा दी E0। तो क्या कोई बता सकता है पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? E0 into D। तो ये हो जाएगा E0 into D। तो E0 into D ये तो क्या आ चुका है, दैट इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दिस कैपेसिटर, और वो किसकी वजह से बना होगा, एंड दैट इज ड्यू टू द अल्टरनेटिंग करंट सोर्स। तो उसका जो पीक वोल्टेज है V0 वही तो कैपेसिटर के पास जाएगा। इसका मतलब मैक्सिमम वोल्टेज जो ये झेल सकता है वो है E0 into D एंड दैट शुड बी इक्वल टू V0। सही है। हाँ सर। एंड E0 गिवन है, D गिवन है, तो V0 आ गया। तो आंसर क्या V0 होगा? नहीं, हमारा क्या होगा V0/√2। क्यों? क्योंकि RMS वैल्यू पूछा हुआ है। ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ, कोई डाउट? इसमें तो बहुत बढ़िया बढ़िया सवाल है यार, इसमें कोई भी पूछो अच्छा है। बोलो। 6। 6 नंबर कहता है एसी सर्किट है, इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट एंड अप्लाइड वोल्टेज इतना, तो इंस्टेंटेनियस पावर ड्रॉन फ्रॉम द सोर्स नहीं रहेगा यार, ये तो मत पूछो। देखो ये अपने को आई का वैल्यू दे रखा है एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, वोल्टेज का पावर दे रखा है एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, पूछा है t बराबर 2/3 मिली सेकेंड पर बताइए पावर इंस्टेंटेनियस। तो यार ये तो मतलब बच्चा बच्चा जानता है सर उसमें वैल्यू पुट कर दो। बस। पावर इंस्टेंटेनियस इज व्हाट? वोल्टेज इंस्टेंटेनियस इनटू करंट इंस्टेंटेनियस। वोल्टेज इंस्टेंटेनियस तो हम कैसे निकालेंगे? इसमें टाइम की वैल्यू 2/3 डाल दो और टाइम की वैल्यू यहाँ पर भी 2/3 डाल दोगे तो अपना काम हो जाएगा। तो पावर इंस्टेंटेनियस तो हो गया। अब बात करते हैं पावर एवरेज। क्या लिखते हैं? VRMS IRMS cos phi। Phi is what? Phi is what? 5/6। हाँ जी, तो 5/3। phi is फेज डिफरेंस बिटवीन करंट एंड वोल्टेज एंड cos phi को कहा जाता है पावर फैक्टर। पावर फैक्टर तो फेज डिफरेंस बिटवीन करंट एंड वोल्टेज अगर लिखें तो कितना दे रखा है? ये है π/3 है क्या? π/3 है। तो cos π/3 यानी कि आ जाएगा 1/2। बस अब थोड़ी सी मेहनत करिएगा आपकी तरफ से, मैं उम्मीद करता हूँ कुछ, एंड सवाल हो जाएगा। बोलो सर फिफ्थ वाला 5 नंबर कहता है इंडक्टर है 2/π हेनरी का है, कैपेसिटर दे रखा है, रजिस्टर दे रखा है, सीरीज में जोड़े गए हैं, वोल्टेज दे दिया गया है। फाइंड द इम्पिडेंस ऑफ द सर्किट एंड फाइंड द एनर्जी डिसिपेटेड इन द सर्किट इन 20 मिनट्स। तो चलिए पहली बात तो करते हैं। यार ये सवाल तो नहीं पूछना चाहिए था। इसमें क्या समस्या है बताओ? 5 नंबर में अपने को कैपेसिटर दिया, इंडक्टर दिया और रजिस्टर दिया, साथ ही साथ वोल्टेज ऑफ द सोर्स दे दिया। क्या इसका ओमेगा बता सकता है कोई? कितना होगा इस वोल्टेज का? V इज गिवन एज 10 साइन ऑफ 100π t, इतना दे रखा है। कैन एनीबडी टेल कि बाबा ओमेगा क्या है यहाँ पर? ओमेगा 100π। 100π क्यों? क्योंकि अपने को पता है ये लिखा जाता है दिस इज इक्वल टू V0 साइन ऑफ ओमेगा टी। तो t है, ये जो 100π है उसकी जगह ओमेगा है, तो ओमेगा इज 100π। क्या XC की वैल्यू कोई बता सकता है क्या लिखा जाता है? 1/ओमेगा। ये आ जाता है 1/ओमेगा C। ओमेगा ये रहा, C सवाल में दे रखा है, तो XC आ गया। क्या कोई XL बता सकता है कितना होगा? 1/ओमेगा L। 1/ओमेगा L नहीं, ओमेगा L, ठीक है ना। C के केस में होता है 1/ओमेगा C, L के केस में होता है ओमेगा इंटू L, ठीक है। तो ये भी हो गया। अब R भी दे रखा है अपने को, तो अपने को क्या पूछा है 5 नंबर में? इम्पिडेंस बताओ। इम्पिडेंस मतलब Z की बात कर रहे हैं। Z के बारे में मैंने चीख चीख के बताया था, Z इज इक्वल टू √ऑफ हे भगवान, क्या रे बाबा? R² प्लस XC माइनस XL का होल स्क्वायर। थोड़ी सी तो उत्साह दिखा दो, थोड़ा सा तो जोश दिखा दो, मर गए है ना। तुम्हारी उम्र मुझे बहुत ऐसा लगता है कि 60-70 साल के लोंडों को पढ़ा रहा हूँ। ऐसे चुपचाप से बैठे रहते हैं, कोई दुनियादारी से मतलब नहीं, अपनी बस तंबाकू खा रहे हैं ना, गुटखा खा रहे हैं, चुपचाप मुंह में कुछ डाल के बैठे हैं। ऐसा कुछ है क्या भाई? खाते पीते हो क्या तुम तंबाकू वंबाकू? नहीं सर। हाँ तो फिर बोला करो ना, ऐसे चुपचाप क्यों बैठे हो? हाँ
चलो बाबा, अब जेड भी हो गया। अगला पार्ट इसमें क्या पूछा हुआ है, बताइए फाइंड द एनर्जी डिसिपेटेड इन द सर्किट इन 20 मिनट्स। अब आप ही बताओ यार, मुझे तो नहीं आता, कैसे करें इसको। अरे हमको हाँ जी, यार आई इनटू जेड। एक काम करते हैं, पावर एवरेज निकाल लेता हूँ। पावर एवरेज वो क्या हो जाएगा, वी आर एम एस आई आर एम एस कॉस फाई। ठीक है, तो वी आर एम एस आई आर एम एस तो अपन निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत हो तो बताओ। नहीं है ना, हो तो बता दो, शर्माने वाली बात नहीं है। तुम्हें है तो है, किसी और को नहीं है तो उसके चक्कर में खुद का मत नुकसान करवाओ। नहीं हाँ, तो वी आर एम एस आई आर एम एस कॉस फाई, तो हमारे पास कॉस फाई निकालना है, तो यानी कि फेज डिफरेंस बिटवीन करंट एंड वोल्टेज निकालना है। तो इसको निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मुझे पता है tan फाई इज इक्वल टू एक्स सी माइनस एक्सएल अपॉन आर। देखो एक्स सी भी निकाल लिया, एक्सएल भी निकाल लिया, आर सवाल में दे रखा है, tan फाई आ गया, tan फाई आ गया तो cos फाई आ गया, तो पावर एवरेज आ गई। यानी कि ऑन एन एवरेज जितनी पावर हमारी कंज्यूम हो रही है, तो इनटू टाइम कर दो। टाइम कितना है, 20 मिनट, 20 मिनट को सेकंड में डाल दो, खत्म सवाल। अरे हो चुका है सवाल, भरोसा हो ना हो, द क्वेश्चन इज ओवर। हाँ अगला सवाल बोलो। सर वो क्वेश्चन नंबर 2 में आंसर मैच नहीं हो रहा है। 2 में क्या, हाँ इलेक्ट्रिक बल्ब इज डिजाइन टू कंज्यूम 55 वॉट, जब इस पे 110 वोल्ट लगाया गया है। फिर इट इज कनेक्टेड टू 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज लाइन थ्रू अ चॉक कॉइल इन सीरीज। व्हाट शुड बी द इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल फॉर विच द बल्ब गेट्स करेक्ट वोल्टेज। अच्छा, ये 220 वोल्ट आपने जो लिया, इसे क्या लिया, दिस इज आरएमएस वोल्टेज या पीक वोल्टेज, आपने क्या लेकर किया कैलकुलेशन। आरएमएस। आरएमएस, फिर तो सही है, फिर तो आ जाना चाहिए कि आया सर। हाँ देखो देखो, इस नोटेशन का मतलब बता दूं, जो क्वेश्चन नंबर 2 में जो नोटेशन दिया गया है, जिसमें सोर्स के बारे में बता दिया गया कि वोल्टेज इज 220 वोल्ट एंड 50 हर्ट्ज, इसका मतलब इसका ओमेगा के बारे में दे दिया। और इस तरह से जो वोल्टेज दिया जाता है ना, इसे कॉमा लगा के, ये आरएमएस वोल्टेज दिया गया है, ध्यान रखना आगे से। और अपने को अगर ऐसे दे दिया v इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी, तो वी नॉट इज नोन एज पीक वोल्टेज। ठीक है, अब इस सवाल की बात करते हैं। क्या कहता है कि एक बल्ब है जो इट कंज्यूम्स 55 वॉट व्हेन ऑपरेटेड एट 110 वोल्ट। फिर कहता है कि इट इज कनेक्टेड टू 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज थ्रू अ चॉक कॉइल। चॉक कॉइल मतलब ये अपना इंडक्टर को चॉक कॉइल बोलते हैं। आपने कभी सुना होगा ये क्या रे अपना ट्यूबलाइट, अब तो नहीं आता ऐसे, पहले आपने देखा होगा कि वो एक चॉक आता था ऐसे ना, छोटा सा। हाँ, वो इंडक्टर ही होता था। तो है ना, इंडक्टर को कई बार चॉक कॉइल बोल दिया जाता है। तो यहाँ पर एक तो ये इंडक्टर लगा दिया, और ये एक बल्ब था हमारा जिसको अपन रेजिस्टेंस से दिखा सकते हैं, और अपन ने क्या कर दिया, यहाँ पर एक सोर्स लगा दिया है, एसी सोर्स। चॉक कॉइल के बारे में इंफॉर्मेशन निकालनी है हमें, है ना, उसकी इंडक्टेंस वगैरह क्या होगा, ये सब चीज़ें निकालनी है। तो मैंने मान लिया इसका इंडक्टेंस है XL, और इसका रेजिस्टेंस के बारे में हम दे सकते हैं कि बाबा 110 वोल्ट पर 55 वॉट पावर जनरेट करता है। तो रेजिस्टेंस कितना लिखा जाएगा, वो क्या लिखा जाएगा, v स्क्वायर बाई पी, यानी कि 110 का स्क्वायर बाई 55 कितना आएगा, ये बताओ जल्दी से। 220 आ रहा है, 220 ओम, पक्का। हाँ सर, 220 ओम आ चुका है। तो अब ये कहता है कि बाबा इस तरह से कर दिया, व्हाट शुड बी द इंडक्टेंस, कि बल्ब के पास में करेक्ट वोल्टेज मिल जाए, है ना, बल्ब के पास में वोल्टेज जो मिल जाए वो करेक्ट वोल्टेज मिल जाए। तो अभी इसके पास में 220 वोल्ट और 50 हर्ट्ज हमने दे रखा है, 50 हर्ट्ज, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी इज 50 हर्ट्ज, तो ओमेगा इज 2 पाई एफ, कल ही देखा था हमने सच में। तो 2 पाई और एफ की वैल्यू कितना है, 50, तो ये आ गया 100 पाई आ चुका है। तो ओमेगा भी आ गया 100 पाई, चलो बहुत ही बढ़िया। अब मैं लिखता हूं कि ये 220 वोल्ट, ये क्या है, आरएमएस वोल्टेज है ना, और 220 वोल्ट का इसको जो मिलना चाहिए, एवरेज वोल्टेज जो मिलना चाहिए, यानी कि आरएमएस, यानी कि इफेक्टिव वोल्टेज जो मिलना चाहिए, वो 110 यहाँ पर मिलना चाहिए। समझ रहे हो क्या? हाँ। तो अब मैं देखता हूं कि बाबा यहां से मान लीजिए कोई करंट आई जा रहा था,
तो मुझे एक बात बताओ कि वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर करंट के साथ में क्या सेम फेज में होता है? नहीं। नहीं होता। तो वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर क्या होता है? करंट के साथ में लीड करता है। कितना लीड करता है? 90 डिग्री लीड करता है। ठीक है, इसी तरीके से मैं इसकी बात करता हूं, तो वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर क्या करंट के साथ में सेम फेज में होता है क्या? हाँ सर। बिल्कुल होता है। तो मैं ये कह सकता हूं कि वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर तो करंट के साथ में सेम फेज में है, एंड वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर करंट के साथ में 90 डिग्री पर है। तो आप ध्यान से सुनना, बताइए फेज डिफरेंस बिटवीन वोल्टेज ऑफ रजिस्टर एंड वोल्टेज ऑफ इंडक्टर कितना होगा? 90 डिग्री होगा। इसका मतलब ये दोनों आपस में क्या होंगे? 90 डिग्री पर होंगे। और 90 डिग्री पर हुए तो इसका मतलब रिजल्टेंट निकालने के लिए मैं क्या लिखूंगा? अंडर रूट ऑफ पोटेंशियल ऑफ इंडक्टर का स्क्वायर प्लस पोटेंशियल ऑफ रेजिस्टेंस का स्क्वायर इज नेट पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दीज टू, और वो होना चाहिए 220। तो मैं इसके रेजिस्टेंस के अक्रॉस कितना चाहिए? 110 चाहिए अपने को। तो मैं लिख सकता हूं VL का स्क्वायर प्लस 110 का स्क्वायर इज 220 का स्क्वायर। तो अभी इसको क्या करेंगे? स्क्वायर कर लेते हैं। तो VL का स्क्वायर प्लस 110 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू 110 का स्क्वायर। सही है? तो यहां से आ गया VL का स्क्वायर इज 3 इंटू 110 का स्क्वायर। तो VL इज इक्वल टू रूट 3 इंटू 110। ठीक है, तो VL आ गया। VL आ गया तो मैं बोल सकता हूं कि ये अपन ने मान लीजिए करंट यहां पर लिया, तो रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो वोल्टेज होगा वो क्या होगा? I इंटू R होगा। और वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर जो होगा वो 90 डिग्री आगे होगा। तो वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर क्या लिखा जाएगा? I इंटू XL लिखा जाएगा। और उसकी वैल्यू कितनी आ चुकी है? रूट 3 इंटू 110 आ चुकी है। I इंटू R की वैल्यू क्या आ चुकी है? 110 आ चुकी है। तो मैं अगर क्या लिखूं रे? इसका रेशो ले लेता हूं मैं। I इंटू XL इक्वल टू रूट 3 इंटू 110, I इंटू R इज इक्वल टू 110। रेशो खेल लेते हैं। तो XL अपॉन R इज इक्वल टू रूट 3। तो XL इज इक्वल टू रूट 3 इंटू R। R कितना है? 110 था, 220 था। 220। तो XL इज इक्वल टू 220 इंटू रूट 3 आ गया। मैच कर रहा है, देखो आंसर। हाँ सर। फिर से करते हैं। इस सवाल को समझने में दिमाग के धज्जियां उड़ जाती हैं, तो फिर से कर लेते हैं इसको। या कोई समझाना चाहेगा क्या किया हमने? एनीबडी कोई साहस करना चाहेगा इस बात का? सर इस पे एक और की मेथड से कर सकते हैं। अरे पहले एक बार इसको कर लेते, रुक जा। पहले ये समझ में आ जाए सबको, फिर वो आ जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। पहले तो बताओ बाबा इसका। बोलो। अरे कोई भी समझाना चाहेगा क्या किया यहाँ पर, या नहीं समझ में आया? अरे कोई तो हिम्मत कर लो रे। क्या रे, चैलेंज कर रहा हूँ इतना, उसके बाद भी कोई अगर कह रहा है तो चैलेंज एक्सेप्ट करने में पीछे नहीं हटना चाहिए यार। क्या होगा? गलत ही होगा, उससे ज़्यादा क्या होगा? कोई चैलेंज एक्सेप्ट नहीं करने वाला। चलो मैं ही कर लेता हूँ। देखो अपने को क्या दिया है? सोर्स के बारे में बताओ। सवाल में क्या दिया है? जल्दी से बोलो। हाँ, सोर्स के बारे में कुछ दिया है ना सर? वोल्टेज। हाँ, सोर्स के बारे में दिया है कि सोर्स हैज वोल्टेज एंड कितना दिया है वो? दैट इज 220 वोल्ट एंड 50 हर्ट्ज। तो व्हेनेवर इस तरह का नोटेशन हो तो ये वोल्टेज कौन सा है? पीक वोल्टेज की आरएमएस? आरएमएस। आरएमएस।
तो ये अपने को दिया है आरएमएस वोल्टेज। फिर साथ में क्या है, अपने को बोल दिया कि एक सर्किट है जिसमें कि इंडक्टर लगा है और साथ ही साथ एक बल्ब लगा हुआ है और इसके साथ में ये सोर्स जुड़ गया है। बल्ब को सही वोल्टेज कितना मिलना चाहिए? 110। 110 वोल्टेज डीसी वाला, है ना, 110 वोल्टेज डीसी वाला। इसका मतलब एसी का आरएमएस वोल्टेज उसको 110 मिलना चाहिए। समझ रहे हो ना? हाँ सर। ठीक है जी। तो अपने को ये भी आ गया कि 110 वोल्ट इसको मिलना चाहिए। तो आपसे पूछा हुआ है कि यार इसका जो आरएमएस वोल्टेज था वो 220 वोल्ट था, तो ज़रा बताओ कि यहाँ पर एक्सेल की वैल्यू कितनी रखी जाए। तो मैं देख सकता हूँ फेज डिफरेंस बिटवीन वोल्टेज ऑफ रेजिस्टेंस एंड वोल्टेज ऑफ इंडक्टर कितना है? 90 डिग्री, पाई बाई 2। तो इसका मतलब इनका इफेक्टिव जो वोल्टेज लिखा जाएगा वो क्या लिखा जाएगा? VL स्क्वायर प्लस VR स्क्वायर इज इक्वल टू इफेक्टिव वोल्टेज, और वो कितना था? 220। सही है? हाँ। फिर उसके बाद में मैं लिखता हूं कि VR की वैल्यू 110 है, यही इसी के लिए तो लड़ाई चल रही है पूरी। तो आई कैन से यहां से VL की वैल्यू आ गई √3 इंटू 110, और VL जो लिखा जाएगा वो I0 इंटू XL लिखा जाएगा, दैट इज √3 इंटू 110। I0 नहीं लिखा जाएगा, IRMS लिखा जाएगा, क्योंकि ये सब RMS में चल रहा था ना, तो करंट भी RMS लिखा जाएगा, तो IRMS इंटू XL। उसी तरीके से जो अपना RMS वोल्टेज फॉर रेजिस्टेंस कितना था? 110 था, यानी कि IRMS इंटू रेजिस्टेंस इज 110। दोनों का रेशो ले लो, काम खत्म। चलिए जी, अब आगे बताइए। पूछ लो, शर्माओ Question मत, number अच्छे अच्छे 10. सवाल हैं। सवाल करोगे, सवाल पूछोगे तभी एसी हो पाएगा। अगर नहीं पूछा तो आई टेल यू दैट नहीं क्लियर होगा। Sir, question number 10. क्वेश्चन नंबर 10 नंबर कहता है ड्रॉ दी अप्रॉक्सीमेट वोल्टेज वेक्टर डायग्राम्स। वेक्टर डायग्राम मतलब वो फेजर वाली बात कर रहा है, ठीक है। तो फेजर डायग्राम हम बनाने के लिए कह रहा है, इलेक्ट्रिकल सर्किट ए एंड बी के बारे में कह रहा है, और एक्सटर्नल वोल्टेज V इज अज्यूम टू बी अल्टरनेटिंग हार्मोनिकली विथ फ्रिक्वेंसी ओमेगा। तो मैं ए वाले को डायग्राम बनाता हूँ। तो ये डायग्राम है, यहाँ पर रेजिस्टेंस है R, फिर यहाँ पर एक इंडक्टर बना दिया स्टाइल से, इंडक्टर के बारे में L बोल दिया, और इसका रेजिस्टेंस भी दिया है, क्या दिया है? R दिया हुआ है। तो यहाँ पर ये एक वोल्टेज सोर्स है, AC सोर्स है, जिसका फ्रीक्वेंसी ओमेगा दे दिया। तो अभी अपने को ड्रॉ करना है, फलाना फलाना करना है। तो देखो बाबा, इस R0 है। R0 किधर है रे? अच्छा, ये R0 है। तो मैं देखता हूँ कि बाबा सर्किट में जो इफेक्टिवली रेजिस्टेंस अगर देखा जाए तो उनको एक साथ लिख लेता हूँ ना, तो अच्छा लगेगा, मेरी सेहत के लिए अच्छा रहेगा। तो मैं क्या कर लेता हूँ कि एक इफेक्टिवली रेजिस्टेंस लिख लिया, तो वो कितना हो जाएगा? R0 प्लस R हो जाएगा, और एक इंडक्टर कितना हो जाएगा? L हो जाएगा। तो मैंने इफेक्टिवली इस सर्किट को ऐसे बना दिया। कोई दिक्कत हो तो बता दो, है ना। रजिस्टर चाहे यहाँ मैंने बना दिया या इधर बना दिया इसमें चिपका के, रजिस्टर तो जो एनर्जी खाना है वो तो खाएगा, उसको क्या मतलब है कि इधर बनाओ, लेफ्ट में बनाओ कि राइट में बनाओ, ठीक है। तो अब मुझे लगता है काफ़ी आसान हो चुका है। अब ये LR सर्किट बन चुका है। LR सर्किट है तो यहाँ पर tan phi जो लिखा जाएगा वो लिखा जाता है XC माइनस XL, यानी कि माइनस ऑफ XL अपॉन R। यहाँ पर करंट क्या करेगा? लीड करेगा कि लैग? लीड। लैग रे, करंट लैग करता है, माइनस साइन यही तो दिखा रहा है। इंडक्टिव सर्किट है, इंडक्टिव में करंट करता है लैग, कैपेसिटिव में करता है लीड। तो मैंने देखा कि बाबा करंट यहाँ पर लैग करेगा, तो मैंने अगर वोल्टेज को इधर, सोर्स के वोल्टेज को इधर बना दिया, तो करंट जो बनेगा वो यहाँ बनेगा, दैट इज इक्वल टू, मैंने कह दिया I0 क्या लिखा जाएगा? दैट इज V0 अपॉन Z लिखा जाएगा। और ये कितना आ जाएगा? V0 अपॉन Z की वैल्यू क्या हो गई? R प्लस R0 का स्क्वायर प्लस XL का स्क्वायर। समझे? सर लेकिन वो वोल्टेज को बना बोल रहा हूँ। अरे रुक तो जाओ, ये बना तो रहे हैं, पहले इतना तो कर लें। इतना हो गया क्या? बोल। हाँ।
फिर अब आगे की बात करते हैं। तो मेरे पास चाहिए वोल्टेज का बनाना है, तो मुझे पता है करंट अगर मैंने इधर बना दिया, ये एंगल अगर फाई है, तो आई कैन से कि बाबा यहाँ पर जो वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस लिखा जाएगा वो होगा आई नॉट इंटू रजिस्टेंस, और वो है आर नॉट प्लस आर। तो ये आ चुका है वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर, आ चुका है इतना। ठीक है। अब दूसरा कौन है? दूसरा है इंडक्टर। इंडक्टर में वोल्टेज लीड करता है किससे? करंट से। कितना लीड करता है? π/2। पाई बाई टू लीड करता है। तो वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर में इधर बनाऊंगा वी एल, और उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? वो होगी आई नॉट इंटू एक्स एल। तो अपने पास दो वोल्टेज बन गए, एक तो इंडक्टर वाला और एक बन गया रजिस्टर वाला, और इन दोनों का रिजल्टेंट वी के बराबर होगा। तो इस तरीके से बन चुका है हमारा फेजर डायग्राम फॉर वोल्टेजेस। इज दैट क्लियर? सर पीछे आंसर आता है। रुको मैं देख लेता हूँ तुम्हारा आंसर। 10th वाले में क्या आंसर दिया है? 10th में, अरे बहुत मार खाएगा रे तू। बहुत मार खाएगा रे तू। सेम ही है ये। अब बताऊं कैसे सेम है? अरे बताऊं क्या? उल्टा कर। उसको उल्टा नहीं, बस तो उसको रोटेट कर दिया, पहली बात। तो दूसरी बात देखना कि आपको एक्सिस ऑफ करंट दिखा क्या आंसर में? एक्सिस ऑफ करंट और वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर एंड आर के बीच का जो एंगल है, क्या वो 90 डिग्री दिख रहा है क्या? हे भगवान, इस क्वेश्चन में तो क्या मेरा सवाल पूछना। एक्सिस ऑफ करंट दिखा आंसर में, आंसर आपको ये दे रखा है, ऐसा है आंसर अपने को ये दे रखा है। इसमें बोल दिया कि वोल्टेज अक्रॉस आर नॉट मैंने इधर बना दिया और एक्सिस ऑफ करंट भी इधर ही कर दिया, और ये वोल्टेज अक्रॉस एल एंड आर इधर कर दिया है, और इसका रिजल्टेंट ये बना हुआ है, ऐसा कुछ बना हुआ है। तो मैं आपसे ये पूछता हूँ कि बाबा एक्सिस ऑफ करंट और वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर वाला जो लाइन है, इनके बीच का एंगल 90 डिग्री है क्या? नहीं है। लेकिन सर आप तो बना रहे थे, तो आप तो यहाँ पर 90 डिग्री बना रहे थे। तो ऐसा कैसा? आपका सवाल जवाब तो ये है, इसका जवाब तो ये है, दोनों सेम है कि अलग है? कोई बताना चाहेगा कुछ? सोचोगे तो नॉलेज बढ़ेगी, नहीं सोचोगे, नहीं आंसर दोगे तो नहीं कुछ होने वाला। सवाल में फिर फंस जाओगे मेरे बिना होते हुए। मतलब मैं चला जाऊंगा अभी तो थोड़ी देर में। मैं चला गया तो फिर क्या करोगे रे बाबा? कुछ भी कोई भी सोचना चाहेगा, कुछ भी बोल दो भाई, गलत ही बोल दो, कौन सा मैं मारूंगा तुम्हें वहां के। हम्म। अरे बोलो भाई। हम्म। हे भगवान, कोई गेस भी नहीं करना चाहेगा, कुछ भी नहीं करना चाहेगा। सर उसे नीचे रोटेट कर दी। हाँ। पाई एंगल नीचे रोटेट कर दी। नहीं, आवाज क्लियर नहीं है बच्चा, थोड़ा तेज बोलो, क्या बोल रहे हो? सर उसको उसमें पाई एंगल नीचे रोटेट कर दी। पाई एंगल नहीं। अरे देखो, मेरा सवाल ये था कि मैंने वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर और करंट के बीच में 90 डिग्री बना दिया था, और अगर आप आंसर देखेंगे तो वोल्टेज अक्रॉस दिस और करंट के बीच में एंगल 90 डिग्री नहीं है। तो मेरा कहना है कि ये दोनों सही हैं, और ये दोनों एक साथ कैसे सही हो सकते हैं, ये मैं आपसे पूछता हूं।
सर उनमें एलसीआर सर्किट बनेगा क्या? देखो, अरे यार, है ना, आंसर इज एक्चुअली वेरी सिली। यहाँ पर देखो ये क्या लिखा हुआ है, वी एल कॉमा आर, मतलब क्या कि वोल्टेज ऑफ इंडक्टर और उसके साथ का रेजिस्टेंस है ना, दोनों को एक साथ चिपका दिया है। तो एक्चुअली यहां पर मैं इस वोल्टेज को दो टुकड़े कर लेता हूं। ये कितना हो गया, आई नॉट इंटू आर नॉट प्लस दिस इज आई नॉट इंटू आर। तो ये आई नॉट इंटू आर, दिस इज वॉट, वोल्टेज अक्रॉस आर। वी एल ये कितना है, आई नॉट इंटू एक्सएल। तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट बनेगा वो कुछ ऐसा बन जाएगा ना, क्योंकि ये दोनों एक साथ चिपका रखे थे ना डायग्राम में, क्योंकि इन दोनों को एक साथ चिपका रखा था, इसलिए अल्टीमेटली जो आंसर दिया गया है उसमें इन दोनों का वोल्टेज एक साथ चिपका के दे दिया गया है। तो आप खुद सोचो, ये VL और ये वाला VR दोनों का रिजल्टेंट इन दोनों के बीच में आएगा कि नहीं आएगा, बोलो कुछ। आएगा। दैट्स वाई ये जो अपना वोल्टेज, कौन सा वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर एंड रेजिस्टेंस आर नॉट, सॉरी आर, ये दोनों जो है इसके बीच में और करंट के बीच का जो एंगल है ना, इस बार कुछ और हो जाएगा, कुछ और चेंज हो जाएगा, समझ रहे हो? हाँ सर। हाँ, और अब यहां पर जो वोल्टेज बचा है, इस वाला जो वोल्टेज बचा है, अब मात्र और मात्र कौन बचा हुआ है, आई नॉट इंटू आर नॉट। और देखो इसको क्या लिखा हुआ है, वी आर नॉट लिखा हुआ है। समझे क्या? हाँ सर, समझ गए। ओके, तो देखो दोनों आंसर सेम ही हैं, बस मैंने क्या कर दिया था कि बाबा आर रेजिस्टेंस का और इंडक्टर का वोल्टेज अलग अलग ड्रॉ कर दिया था, और यहां पर क्या कर दिया ना कि आर रेजिस्टेंस का और इंडक्टर का रेजिस्टेंस एक साथ चिपका के ड्रॉ कर दिया है। ओके, समझे? हाँ सर। नेक्स्ट हम आते हैं वापस से एस में आते हैं, एक्सरसाइज एस। बताओ, कोई डाउट फिर से बोलो, सवाल करोगे, सवाल पूछोगे तभी ये चैप्टर समझ में आएगा। खूब टाइम दे रहा हूं डिस्कशन में, जल्दी से बोलो कोई सवाल, शर्माओ मत रे बाबा कि कोई नहीं पूछ रहा तो मैं कैसे पूछूं, है ना। चिंता मत करो, मजाक तो मैं उड़ा दूंगा लेकिन सवाल भी बता दूंगा। सर वो 16 नंबर ट्रांसफार्मर है, 50 टर्न्स हैं, प्राइमरी सर्किट में है 100 टर्न्स है, सेकेंडरी सर्किट में। प्राइमरी इज कनेक्टेड टू इतना डीसी सोर्स, तो वोल्टेज अक्रॉस सेकेंडरी आपका क्या मानना है, कितना होना चाहिए? डबल हो जाना चाहिए ना। हाँ सर, शायद अपने को दे रखा है NP इज 50, NS इज 100, वोल्टेज ऑफ प्राइमरी इज 220 वोल्ट DC, वोल्टेज ऑफ सेकेंडरी बताओ। तो मुझे पता है वोल्टेज सेकेंडरी बाय वोल्टेज प्राइमरी इज NS अपॉन NP होता, यही होता है ना। हाँ सर। सर वो AC का सर। हाँ, देखो भैया, यहाँ पर अगर आप अंग्रेजी को अगर ढंग से पढ़ोगे तो ये सवाल है ना, कुछ लिखना भी नहीं पड़ेगा। यहाँ पर मैंने अलग से लिखा है कि बाबा ये DC सोर्स है। जरा ये एक बात बताओ कि जो ट्रांसफार्मर में हमने देखा था कि प्राइमरी से सेकेंडरी में जो चेंजेस होते हैं वो किसकी वजह से होते हैं, फ्लक्स में चेंजेस की वजह से। हाँ सर। अब मैंने DC सोर्स अगर कर दिया तो बताओ कि फ्लक्स में कोई चेंज होगा क्या? नहीं। इसका मतलब सेकेंडरी सर्किट में कोई EMF पैदा होगा क्या? नहीं। बस खत्म सवाल। इसका मतलब सेकेंडरी में 0 आने वाला है। 0। ठीक है। हाँ जी, और बताओ। एनीवन? बहुत अच्छे सवाल हैं, दिमाग के दरवाजे खोल देंगे। अगर आपने इन सवालों को अच्छे से कर लिया, AC के लिए कुछ और करने की जरूरत नहीं है, 1% भी बाहर नहीं जाना, है ना। और AC एक ऐसा टॉपिक है ना कि समझ में आ गया तो फिर पढ़ना ही नहीं है आपको वापस, क्योंकि इतना छोटा तो टॉपिक है। बोलो, कोई कुछ आवाज आ रही थी सर? 14 में कहता है बॉक्स, हाँ ये अच्छा सवाल है। अ बॉक्स P एंड कॉइल Q आर कनेक्टेड इन सीरीज विद अ सोर्स ऑफ AC विद वेरिएबल फ्रीक्वेंसी। अरे जहाँ क्वेश्चन क्या हुआ? बतांजित को आता हूँ। क्या बोल रहे रे? यहाँ पर एक बॉक्स कर दिया, अ बॉक्स P एंड अ कॉइल Q, ये बॉक्स P कर दिया, एक कॉइल है ये मैंने कॉइल Q कर दिया, आर कनेक्टेड इन सीरीज विद AC सोर्स, AC मैंने कर दिया है, ये रहा AC सोर्स जिसमें कि कुछ ये फ्रीक्वेंसी वेरी कर रही है, यानी कि इसका ओमेगा इज चेंजिंग। EMF ऑफ द सोर्स इज 10 वोल्ट, यानी कि इसका RMS दे दिया 10 वोल्ट है। बॉक्स P कंटेन्स अ कैपेसिटेंस
विद रेजिस्टेंस, इसका मतलब इसके अंदर एक कैपेसिटर है और एक रजिस्टर भी है। इसकी कैपेसिटेंस दे दी गई है यानी कि 1 म्यू एफ दे दिया गया है, इसका रेजिस्टेंस आपको दे दिया गया है 32 ओम, वाइल कॉइल हैज सेल्फ इंडक्टेंस, इसका एल भी दे दिया गया है, सब तो दे दिया अपने को, और इसका रेजिस्टेंस भी है बाबा, है ना, कॉइल के साथ में रेजिस्टेंस भी है, कितना है 68 ओम का है। फ्रीक्वेंसी इज एडजस्टेड सो दैट मैक्सिमम करंट फ्लोज इन पी एंड क्यू, फाइंड द इम्पिडेंस ऑफ पी एंड क्यू एट दिस फ्रीक्वेंसी। ये सवाल तो नहीं पूछना था रे बाबा, बोलो क्या करें। करंट इज मैक्सिमम यानी कि रेजोनेंस होगा, रेजोनेंस में एक्सएल बराबर एक्सी, तो एक्स एल इज इक्वल टू ओमेगा एल एंड एक्स सी इज इक्वल टू 1 अपॉन ओमेगा सी। दोनों को अगर जब सॉल्व करेंगे तो ओमेगा की वैल्यू 1 अपॉन रूट एल सी, एल भी दे रखा है सी भी दे रखा है, तो एल सी की वैल्यू आ गई। चलो बहुत ही बढ़िया, तो पहला काम तो हो गया। तो फ्रीक्वेंसी इज एडजस्टेड सच दैट करंट फ्लोज द मैक्सिमम, तो यहां से फ्रीक्वेंसी आ गई। फिर कहता है फाइंड द इम्पिडेंस ऑफ पी एंड क्यू एट दिस फ्रीक्वेंसी, तो मैं कहता हूं इम्पिडेंस इज रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी माइनस एक्सएल का होल स्क्वायर। तो भैया अभी मैंने रेजोनेंस बोल दिया तो एक्सी बराबर एक्सएल होगा, तो ये तो जीरो हो चुका है, शून्य, रेजिस्टेंस बचा है, तो रेजिस्टेंस 32 यहाँ 68 यहाँ, मिला मिला के 100 हो जाएगा। हो गया। हाँ सर। फिर पूछा है फाइंड द वोल्टेज अक्रॉस पी एंड क्यू। हाँ ये वाला पार्ट थोड़ा दिमाग वाला है, तो अब ये आप बताइए क्या होना चाहिए। इक्वल टू आई इनटू जेड, स्टेप वाइज करोगे कोई दिक्कत नहीं होगी, जंप करने की कोशिश करोगे बैंड बच जाएगी। सबसे पहले करंट के बारे में सोचो, करंट की वैल्यू कितनी है, वोल्टेज वोल्टेज दिया है क्या, हाँ ईएमएफ सोर्स ऑफ 10 वोल्ट दे रखा है, तो आई इज इक्वल टू 10 अपॉन जेड, और जेड की वैल्यू कितनी आ गई थी, 100 आ गई थी, 100, तो यानी कि 1/10। अब देखो करंट यहां पर एंटर करता है, तो मुझे दिखा कौन, कैपेसिटर, मुझे दिखा कौन, रजिस्टर। तो बताओ रजिस्टर के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस लिखा जाएगा वो करंट के साथ में सेम फेज में कि डिफरेंट फेज में, सेम फेज में। तो मैं बोलता हूं इसके अक्रॉस जो वोल्टेज होगा वो होगा आई इंटू आर एंड दैट वुड बी इन सेम फेज विद द करंट। अब बात करते हैं इस कैपेसिटर की, बताओ क्या करंट के साथ सेम फेज में वोल्टेज या डिफरेंट फेज, ऐसा? अरे करंट के साथ में अगर मैं वोल्टेज का फेज डिफरेंस निकालता हूं फॉर कैपेसिटर, हाँ, तो बताओ क्या फेज डिफरेंस होगा, 90 डिग्री का होगा। तो यानी कि यहाँ पर जो वोल्टेज इफेक्टिवली बनेगा दैट वुड बी वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर का स्क्वायर प्लस वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर का स्क्वायर का अंडर रूट। और पूछा क्या है, यही पूछा है क्या, हाँ यही तो पूछा है, वीपी, तो दिस इज इक्वल टू वीपी। तो वीसी हम कैसे निकालेंगे, दैट इज आई इंटू एक्सी। वी आर कैसे निकालेंगे, दैट इज आई इंटू रजिस्टेंस है 32। अब यहाँ पर वैल्यू पुट करें, थोड़ा सा कष्ट करेंगे तो वीपी आ जाएगा। उसी प्रकार से वी क्यू क्या लिखा जाएगा, अंडर रूट ऑफ वी एल स्क्वायर प्लस वी आर का स्क्वायर। हाँ, तो ये कितना आ जाएगा, आई इंटू एक्स एल का स्क्वायर प्लस आई इंटू 68 का होल स्क्वायर। वो आई स्क्वायर है ना? हाँ मतलब अरे बाबा ये पूरा आई इंटू एक्सएल का होल स्क्वायर, सही है। हाँ सर। तो देख लो थोड़ा सा मैथमेटिकली कष्ट करना पड़ेगा, फिजिक्स तो मैंने खत्म कर दी आपके लिए। हाँ सर। चलो अगला बताओ। बहुत टाइम दे रहा हूँ डिस्कशन में क्योंकि सवाल यहाँ पर करोगे तभी समझ में आएगा ये चैप्टर। बोलो डन। हाँ सर। चलो एक काम करो, एक्सरसाइज ओ ओपन करो एंड क्वेश्चन नंबर 7 करो। एक्सरसाइज ओ क्वेश्चन नंबर 7।
बोलो। यार इतना टाइम होने लगता है। 2 minutes, sir. बोलो। Sir, option number C. ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। आप देख सकते हो कि बाबा यहाँ पर इट इज़ गिवन कि ऊपर में तो क्या दिया है, कैपेसिटर दिया हुआ है। मैं सर्किट ड्रॉ कर देता हूँ कि यहाँ पर ये रहा एक कैपेसिटर एंड ये एक एसी सोर्स, और ये नीचे में दे दिया है एक इंडक्टर और एक रजिस्टर। इसको एक्सएल बोल दिया, ये आर बोल दिया। फिर कहा कि ये करंट है I1, ये करंट है I2। पूछा क्या है, बताइए फेज डिफरेंस बिटवीन I1 एंड I2। तो एक बार सोचते हैं, ऊपर वाली ब्रांच में कौन था, कैपेसिटर था। तो कैपेसिटर में करंट क्या करता है, लीड की लैग? अबे करंट से लीड करता है। कितना लीड करता है, π/2 लीड करता है। मतलब कि वोल्टेज सोर्स से करंट यहां पर π/2 लीड करेगा। π/2 लीड कर रहा है I1, किससे, वोल्टेज से, किसके, सोर्स के वोल्टेज से। नीचे करंट आया कौन, I2। I2 यहां पर देखा इंडक्टर है। इंडक्टर को देख के हमें क्या समझ में आया कि करंट लीड करेगा कि लैग, लैग करेगा। कितना लैग करेगा, यहाँ पर एक्सएल है और आर दोनों है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, tan phi इज XL/R। समझे क्या? तो phi इज इक्वल टू tan इनवर्स XL/R। ध्यान दीजिए ये कर रहा है वोल्टेज से लैग। तो मैं मान लीजिए वोल्टेज का कुछ करंट मैं मान लेता हूं, इसका जो फेज था वो थीटा था। तो I1 का जो फेज होगा वो क्या होगा, थीटा प्लस π/2। और I2 का जो फेज होगा वो क्या होगा, बोलो, थीटा माइनस फाई। तो बताइए फेज डिफरेंस बिटवीन I1 एंड I2 क्या लिखा जाएगा, दिस माइनस दिस, यानी कि थीटा प्लस π/2 माइनस थीटा माइनस फाई। तो थीटा से थीटा खलास, ये आ जाएगा π/2 प्लस फाई, और फाई कितना है, tan इनवर्स XL/R। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक है। और आप अगर एक्सरसाइज ओ में देखेंगे तो ओ में 35, 36, 37 एक पैराग्राफ है। ये पैराग्राफ जो सही करके आएगा और क्लास में जो एक्सप्लेन कर पाएगा, है ना, सही तो तुम आपस में ग्रुपबाजी करके कर लोगे, और जो साथ में एक्सप्लेन कर पाएगा ना, तो एक उसको महंगी वाली चॉकलेट
35, 36, 37 इस सवाल को जो सही करके क्लास में एक्सप्लेन कर पाएगा, क्योंकि सही तो तुम कहीं से कॉपी पेस्ट कर दोगे, ऐसा भी कर सकते हो, है ना। तो सही करके एक्सप्लेन अगर जो कर देगा क्लास में, उसके लिए चॉकलेट। कौन सी, बड़ी वाली? कितने रुपए वाली? 500 5 रुपए नहीं, 10 रुपए इस बार महंगी है, 10 रुपए 500 वाली। 500 बोले सर। अरे 5 रुपए नहीं, 500 रुपए नहीं, 10 रुपए। बड़ी वाली थोड़ा और बड़ा करें क्या? चलो 20 रुपए। नहीं 100 100 रुपए क्या? नहीं है चलो 20 रुपए की, सर 100 चलो 100 सर, कर 20 दो, ज्यादा। ठीक है, लो 100 हो गया, ठीक है। हाँ तो ठीक है, अब 100 से ऊपर नहीं जाएगा कोई। नाउ लेट्स सी कितना करता है, ठीक है। तो चलो बाबा, कल मिलते हैं एंड होपफुली यू विल बी एबल टू सॉल्व दैट। एंड एसी के क्या ये टोटल 37 क्वेश्चंस हैं ऑब्जेक्टिव ओ के, कर पाएंगे सभी के सभी? 37 अरे एक्सरसाइज ओ में टोटल 37 क्वेश्चंस आर देयर। हाँ ज्यादा हो रहा सर, ऐसा भी नहीं। ज़्यादा हो जाएगा तो ज़्यादा कैसे करें, इसको कम कर लेते हैं। तो एक काम करो, पहले 10 छोड़ दो, 1 से 10 वाले छोड़ दो, 11 से 37 कर दो, 11 to 37। अब तो सही है? ओके ठीक, ओके चलो फिर मिलते हैं, बाय बाय। बाय। ओके।